ऑफिस से आते ही मनोज अपनी पत्नी शीला को आवाज देने लगा। अरे कहाँ हो, सुनो तो जरा। अगले सोमवार को ही मम्मी और पापा गांव से आ रहे हैं। और फिर यह कहकर मनोज शीला का मुंह देखने लगा, लेकिन शीला आंखों में गुस्सा लिए हुए अपने पति को देखा और फिर बोली, तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता भला? मम्मी पापा आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मेरे कुछ कहने का सवाल ही कहाँ उठता है। पर हमने तो उन्हें बुलाया नहीं। कमाल की बात करती हो तुम भी शीला। म- भला माँ बाप को अपने बेटे बहू के पास उनके बुलावे पर ही आना चाहिए। अरे घर है उनका, जब जी चाहे आए। और बच्चों की परीक्षा का क्या होगा जो सिर पर है? तुमने यह क्यों नहीं कहा? अगले हफ्ते से बेटियों के एग्जाम है। मैं नहीं कह सकता, तुम चाहो तो कह दो। तौलिया उठाकर बाथरूम में घुसता हुआ मनोज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। हर बुरी बात कहने मैं जाऊं और हमेशा मम्मी पापा की नजरों में मैं ही खराब बनकर रहूं, और तुम हमेशा अच्छे बने रहना। अरे बाबा, मैं उन्हें वैसे ही कहाँ पसंद हूँ। तब तक पत्नी के शोर से बचने के लिए मनोज बाथरूम का शावर चालू कर चुका था। जब से मम्मी पापा के आने की खबर शीला को मिली थी, 3 दिन से घर में हर समय किचकिच होता ही जा रहा था। उठते बैठते हर समय शीला मनोज से बस एक ही बात कहती, अम्मा पापी जो आ तो रहे हैं, पर रहेंगे कहाँ? इन 2 कमरे वाले फ्लैट में उनका बिस्तर लगेगा कहाँ? और फिर सवेरे से अम्मा अपना भजन चालू कर देगी। ऐसे में बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएगी, वह भी इंजीनियरिंग के कंपटीशन की? मनोज का कहना था कि वे हमारे घर सालों बाद आ रहे हैं। पूरा घर है, ड्राइंग रूम है, उसी में रात में एक चारपाई डाल दी जाएगी। एक तख्त पड़ा ही है, वहां हम दोनों सो जाएंगे और मम्मी पापा को बेडरूम सो जाएंगे। मनोज के पापा दीनानाथ जी को रिटायर हुए 10 साल हो गए थे। उसके बाद वे अपने शहर रामपुर के मकान में चले गए थे। थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी। पहले तो किसी को खेत करने के लिए दे रखा था, लेकिन अब खुद ही खेती बाड़ी भी करते थे। उनके 2 बेटे थे, एक मुंबई में मनोज और दूसरा हैदराबाद में विवेक। मनोज के पास मुंबई में आने की उनकी इच्छा बहुत दिनों से थी। वो सिर्फ एक बार अपने छोटे बेटे विवेक के पास हैदराबाद गए थे, और इस बार वो मुंबई आने का प्लानिंग कर रहे थे। सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए पेंशन मिल जाती थी, और उनका और उनकी पत्नी का गुजारा आराम से चल रहा था। बड़ी बहू शीला के साथ रहने का मौका उनको कम ही मिला था। शादी के बाद वह मनोज के साथ मुंबई आ गई थी। दोनों बेटियां भी मुंबई में ही हुई थी। उस समय दीनानाथ जी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए जब मनोज की बेटियां हुई तब कलावती देवी मनोज की माँ कुछ दिनों के लिए बहू शीला के पास आ गई थी। पर शीला की गृहस्थी में वह ज्यादा रच बच ना पाई थी, क्योंकि शीला ने अपनी माँ को भी बुला लिया था। हर बात में उन्हीं का दखल रहता था। मायूस होकर कलावती देवी पति के पास लौट आई थी। उसके बाद किसी त्योहार पर ही वे लोग मिलते थे। कलावती देवी भी बहुत ही सोच समझकर बहू से बोलती। उन्हीं के आने के समाचार से शीला बेचैन हो उठी थी। सोमवार को मनोज स्टेशन जाकर अम्मा बाबूजी को लिवा लाएगा। उसकी दोनों बेटियां सीता और गीता अलग मुंह बनाए घूम रही थी। वहां से उन्हें पता चल गया था कि गांव से बाबा दादी आ रहे हैं। कितना नुकसान होगा पढ़ाई का। वे यही राग अलापती रहते। मनोज तंग आ चुका था इनके बकबक से, और आज परेशान होकर उसने कह दिया, क्या जिन घरों में बच्चों के बाबा दादी रहते हैं वे बच्चे जाहिल और अनपढ़ रहते हैं? अगर हम सब एक घर में एक साथ रह रहे होते तो क्या करती तुम लोग? अच्छा तमाशा खड़ा कर दिया है। मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, वो भी तुम सबके कुछ लगते हैं, जैसे माँ वैसी बेटियां। मनोज का इतना कहना काफी था कि शीला मुंह फुलाकर बैठ गई। जिस दिन दीनानाथ और कलावती देवी आई, उस दिन भी शीला का मुंह फुला हुआ था। उनके पैर छूकर वह चाय नाश्ता जरूर रख गई थी। पास बैठी भी रही। कलावती देवी ने दोनों बेटियों को बुलाकर प्यार किया, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में बात की। वे उन दोनों के लिए सूट का कपड़ा लाई थी। दीनानाथ जी ने 2 बड़ी चॉकलेट लाए थे। तोहफा पाकर बच्चों बहुत खुश हो गई। दादी के गले में बाहें डालकर झूल गई तो शीला उन्हें घूर कर देखा। माँ के तेवर देखकर लड़कियां पढ़ने का बहाना कर वहां से खिसक ली। खाना भी शीला ने अच्छा बनाया था। सास को खीर पसंद थी, सो उसने खीर भी बनाई थी। सोने की बात चली तो दीनानाथ कलावती देवी ने बेडरूम में सोने से मना कर दिया। कहने लगे यही बैठक में सो जाएंगे। दूसरे दिन 4 बजे ही खटपट सुनकर शीला की नींद खुल गई। साथ वाले बाथरूम से आवाज आ रही थी। जरूर अम्मा बाबूजी उठ गए होंगे। शीला मुंह ढककर फिर से सो गई। सुबह जब बाथरूम में गई तो देख कर दंग रह गई। पूरा बाथरूम साफ सुथरा चमक रहा था। कोना कोना साफ साफ हो गया था। वैसे तो बाई रोज ही बाथरूम साफ करती थी, पर इस तरह से कभी साफ नहीं हुआ था। बाहर निकली तो देखा बापूजी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। अम्मा माला फेर रही है। मन ही मन वे कुछ बुदबुदा रही थी। शीला को देखकर वो मुस्कुराई। बहू, हम दोनों ने चाय पी ली है, अब तुम हमारे लिए ना बनाना। 2 दिन से ही शीला ने महसूस कर लिया कि वह जिस चीज से घबरा रही थी वैसा कुछ भी नहीं है।
सास काफी मदद कर देती थी। सुबह की सब्जी काटना, दूध वाले से दूध लेना, शाम की सब्जी काटना, दूध वाले से फिर शाम में दूध लेना, शाम की सब्जी लाना बाबूजी ने अपने जिम्मे पे ले लिया था। यही नहीं, सामान लाने का पैसा भी ना लेते थे वे। शाम को माँ बाबूजी दोनों ही सामने वाले पार्क में चले जाते थे। लड़कियां भी दादाजी के पास बैठकर खूब बातें करती थी। मनोज खुश था, परिवार में शांति कायम है। रात को सोते से मनोज ने शीला को छोड़ छेड़ दिया। अम्मा बाबूजी को आए काफी दिन हो गए। तो क्या हुआ? शीला फौरन बोल पड़ी। अच्छा यह बताओ, बाबूजी अपने मकान का क्या करेंगे? उसमें दोनों भाइयों का हिस्सा लगेगा या सिर्फ तुम्हारा? जाओ पूछने। शीला चिढ़ गई। तुम तो हर वक्त गुस्से में ही रहते हो, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देते। तुम बात ही ऐसे करती हो। अरे बाबूजी का पुश्तैनी मकान है, काफी हिस्सा तो बाबूजी अपने पैसे से बनवाया है। वो जो चाहे उसे करे। वह भूल गई क्या? जब सीता के इंजीनियरिंग का दाखिले के लिए हमने 1 लाख रुपए मांगा था, उन्होंने मना कर दिया था। पैसे होते हुए आज सीता के इंजीनियरिंग का दूसरा साल होता। 1 साल ड्रॉप करने की वजह से दोनों बहनें एक साथ इंजीनियरिंग में बैठ रही है। शीला बदमाशी हो उठी। वो प्राइवेट कॉलेज था शीला। अब तुम देखना, जब ये बेटियां अपनी मेहनत से सिलेक्ट होगी तो इनकी खुशी का मजा ही कुछ और होगा। फिर इतना पैसा एक साथ बाबू देते कहाँ से? मकान बेचकर? बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते थे। बहस करना फिजूल समझ मनोज करवट बदलकर सो गया। एक दिन मनोज दफ्तर से लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। पता चला उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। दिया क्या, दिलवाया क्या है? घर का वातावरण बोझिल हो गया। शीला तो सिर पकड़कर बैठ गई। 20-25 हजार रुपया प्रति महीने कमाने वाले परिवार में कई चीजों की किस्तें भरी जा रही थी। कार और फ्लैट की किस्तें तो अभी काफी देनी थी। शीला अपनी सास के पास पहुंचकर रोने लगी। दीनानाथ भी परेशान हो गए। दूसरे दिन तो एक अजीब ही बात हो गई। कहा तो अम्मा बाबूजी अभी होली तक रुकने वाले थे, कहा अचानक ही सुबह सुबह वे चले गए। मनोज परेशान सा सिर हाथों पे दिए बैठा रहा। कंपनी ने अभी हर्जाना भी नहीं दिया था, तब तक कैसे चलेगा सब कुछ? वो चले गए ना तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हें मुसीबत में छोड़कर। इसी का दाम भरते थे। शीला को मौका मिल गया था बोलने का। मनोज खुद नहीं समझ पा रहा था अम्मा बाबूजी ने ऐसा क्यों किया। उसकी मुसीबत में बजाय उसका हौसला बढ़ाने के वे खुद ही चले गए। बस चलते चलते यही कहे कि गांव जा रहे हैं। शीला ने कहा भी घर फोन करके पता करो, पर मनोज ने मना कर दिया। अब कैसे भी हो परेशानी खुद उठाएंगे। अम्मा बाबूजी भी तो सब कुछ जानते हैं, वह उनके कुछ कहने नहीं जाएंगे। पूरे घर में कई रोज मातम छाया रहेगा। 1 हफ्ता बीत गया। न अम्मा बाबूजी लौटे, न उनका कोई फोन आया। अचानक एक रोज सुबह सुबह अम्मा बाबूजी लौट आए। शीला हैरानी से उन्हें मुंह बनाए देखती रही। मनोज भी गुस्से में भरा उठकर बाहर आ गया। वो कुछ सुनाने जा ही रहा था कि अम्मा ने एक बैग लाकर उसके हाथ पे रख दिया। यह क्या है? उसने नजर ऊपर उठाकर पूछा। रुपये, तुम्हारे फ्लैट की किस्तों के बाकी रुपये। बाबूजी बोले। पर बाबूजी, यह सब आप कैसे लाए? घर बेचकर? घर बेचकर? मनोज आवेश में उठकर खड़ा हो गया। पर वह तो पुश्तैनी मकान था, आपने उसे बेचने से मना किया था। उस समय की जरूरत और आज की जरूरत में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। उसमें तुम यह मकान बेचकर बेटी का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाना चाहते थे। आज अगर मैं मकान ना बेचता, तुम्हारा फ्लैट हाथ से चला जाता। बाबूजी, मनोज की आंखें भर आई। हाँ बेटा, हम तुम्हें छोड़कर कहीं चले नहीं गए थे, पैसे के इंतजाम के लिए ही गए थे। मकान तुम्हारी माँ के नाम था, सो उनका भी जाना जरूरी था। बेटे बेटियों का एडमिशन उनकी योग्यता पर होने दो। योग्यता के बल पर पाई गई चीजों का आनंद ही कुछ और होता है। मनोज ने शीला की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुशी और पछतावे के आंसू थे। एक बात याद रखो बेटा, आज प्राइवेट नौकरियों का कोई भरोसा नहीं है। ये आज अच्छी है, लालच देती है, ढेर सारा पैसा देती है, पर कल जब इन्हें कोई तुमसे लायक मिल जाता तो ये तुम्हें मक्खी सा निकाल फेंक देती है। अपना खर्च अपनी हैसियत के मुताबिक करना सीखो। एक पुराना नियम है, कर्ज लेना है तो सिर्फ 2 मौके पर लो। एक बच्चे की पढ़ाई के लिए, दूसरी बेटी की शादी के लिए। ये हमारे जमाने की बातें हैं, शायद आज के समय में खरी ना उतरे। मैं तुम्हें नसीहत नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे सामने 2 बेटियां हैं, पहले उनकी पढ़ाई और शादी के लिए पैसे इकट्ठा करो। घर की विलासता की चीजों तो बहुत ही छोटी आवश्यकता होती है। दोपहर तक दीनानाथ और कलावती देवी ने अपना सामान बांध लिया। शीला हैरान परेशान होकर पूछ बेटी, अम्मा आप कहाँ जा रही हो? अब हम सब साथ ही रहेंगे। नहीं बहू, अम्मा मधुर स्वर में बोली, हमारा दूर दूर रहना ही अच्छा है। तुमने और मैंने एक लंबा समय अलग अलग बिताया है। मैंने तुम्हारी सहायता की है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गृहस्थी में रहूं। हम कभी मिलेंगे तो ज्यादा प्यार और अपनापन बना रहेगा।
मनोज का हौसला बढ़ाती रहना, उसे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। इतनी सारी डिग्रियां हैं उसके पास, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, उनसे हिम्मत नहीं हारते। यही तो जीवन है बहू। पर माँ जी देखो बेटी, अब की दीनानाथ बोल पड़े, मन छोटा हो तो बड़े से बड़ा घर भी आदमी को छोटा लगने लगता है। एक अरसे से हम अलग अलग रह रहे हैं, अब एक दूसरे के साथ रहकर एडजस्ट करने में दोनों को परेशानियां होगी। खैर छोड़ो ना बातों को, तुम मनोज और बच्चियां खुश रहो यही कामना है। पर आप रहेंगे कहाँ? वहीं जहाँ रहते थे भाई। मकान वर नहीं रहा पर गांव तो अपना ही है। अभी सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, पेंशन पाता हूँ, इतना पाता हूँ किराए का मकान लेकर रह सको, समझी? मनोज और शीला चुपचाप से खड़े होकर बस उन्हें जाते हुए देखते रह रहे थे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।